नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर अमीन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के हमारे इस वीडियो सबक का उन्वान है मुताबिकत, माना और तसव्वुर, यानी कि एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इस वीडियो सबक के मुकम्मल होने के बाद आप लोग मुताबिकत के तसव्वुर को समझ जाएंगे, मुताबिकत की तारीफ़ को आप पेश कर सकेंगे। इसके अलावा मुताबिकत की फ़ितरत को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मुताबिकत की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, इसको भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। और मुताबिकत का ये जो तसव्वुर है ये कितना वसी है, कहाँ तक फैला हुआ है, इससे भी आप लोग वाकिफ़ हो जाएंगे। और मुताबिकत की पैमाइश के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उसको नापने के जो बहुत से तरीक़े हैं, तकनीकें हैं, उनसे भी आप लोग वाकिफ़ हो जाएंगे। और एक हम आहंग शख्स जो होता है, वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है, उसमें कौन कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, कौन कौन सी उसके अंदर ख़ासियतें होती हैं, इन सब से आप बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे। इसके अलावा मुताबिकत के अमल को आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मुताबिकत का अमल जो है वो वक़ूअ पज़ीर होता है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे पर अगर हम नज़र डालें तो हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि अमन और तरक्की के साथ अगर ज़िंदगी गुज़र बसर करना है और कामयाबी हासिल करना है हमें, तो इसके लिए फ़र्द को बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ काम करना चाहिए। ग़रज़ कोई भी शख्स अपने माहौल और अतराफ़ में इत्मीनान के साथ अगर गुज़र बसर कर रहा हो तो उसकी हालत को अगर हम देखें तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरह से अपने माहौल के साथ मुताबिकत इख्तियार कर चुका है। इस तरह नए हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालने और ज़हनी और जज्बाती तवाज़ुन को बरकरार रखने का ये जो अमल है, इसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। इसके बरक्स देखें तो जब अफराद ज़िंदगी के तकाज़ों से निमटने के लिए जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो अदम मुताबिकत का शिकार होते हैं, यानी कि उनके अंदर मुताबिकत की कमी होती है। और यही मुताबिकत की कमी उनकी जो फलाह बहबूद है, उनकी जो तरक्की के रास्ते हैं, उन सब को वो बंद करती है। मुताबिकत दरअसल एक नफ्सियाती अमल है जिसके ज़रिए अफराद अपने माहौल के साथ हम आहंगी हासिल करने के लिए अपने ख़यालात, तर्ज़ अमल और जज्बात, इन सब को बदलते हैं। और ये एक जारी व सारी अमल है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, बल्कि ये हमेशा चलता रहता है। कामयाब जो मुताबिकत होती है, जिस शख्स के साथ कामयाबी होती है मुताबिकत में, वो अफराद ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत ही मौसर तरीके से काम को अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर समाजी शोबा हो, नफ्सियाती शोबा हो, जज्बाती हो, तालीमी हो, या फिर पेशे से जुड़ा हुआ कोई शोबा हो। आइए अब एक नज़र इसके माना पर डालते हैं कि मुताबिकत के माना क्या होते हैं। इससे हमें मुताबिकत के तसव्वुर को, मुताबिकत को बहुत अच्छी तरह समझने में मदद मिलेगी। मुताबिकत का ये जो लफ्ज़ है, ये हकीकत में अंग्रेज़ी लफ्ज़ एडजस्टमेंट का उर्दू तर्जुमा है। और इस एडजस्टमेंट के माना होते हैं हम आहंग बनाना या हम आहंग होना। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको मुनासिब या मुनासिब बनाना भी कह सकते हैं। इसी तरह कहीं कहीं इसका जो माना दिया होता है वो दिया होता है कि तरमीम शुदा या तरमीम करना, और जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में तब्दीली लाना या उस चीज़ को बदलना। जबकि डिक्शनरी.com इसके माने को यूँ बयान करती है कि बर्ताव के इनफरादी या इज्तिमाई तरीक़ों को तब्दील करने, ढालने या उनमें तरमीम करने का अमल, ताकि उन्हें सकाफ़ती माहौल की तरफ से फराहम करदा इस तरह के जो दूसरे नमूने हैं उनके साथ हम आहंग किया जा सके। मजमूई एतबार से देखें तो लफ्ज़ एडजस्टमेंट या मुताबिकत के माना फ़िट करना, मौजू बनाना, मुआफ़िक बनाना, तरतीब देना, हम आहंग करना, तरमीम करना, यानी कि उसमें तब्दीली लाना, यही सब इसके माना होते हैं। अभी तक जो सारे मानी आपके सामने पेश किए गए हैं, अगर हम उनको यकजा करके देखें, मजमूई तौर पर अगर हम उनको देखें या समझने की कोशिश करें, तो चंद बातें जो हमारे सामने आती हैं वो ये हैं कि मुताबिकत जो होती है उसमें हम आहंगी होती है, और मुताबिकत में तब्दीली भी होती है या फिर लाई जाती है तब्दीली। इसमें हालात के मुताबिक ढालने या उसको मुआफ़िक बनाने का अमल भी होता है, साथ ही इसमें तरमीम भी होती है। थोड़ी बहुत जहाँ पे तब्दीली की ज़रूरत हो वो तब्दीली भी लाई जाती है। फ़र्द भी तब्दीली लाता है या फ़र्द के मुताबिक माहौल में तब्दीली आती है। अब आइए इसके तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुताबिकत का तसव्वुर सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपने फ़ितरी इंतखाब के नज़रिए में पेश किया था। फ़ितरी इंतखाब मतलब थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मुताबिकत को उस वक्त क्या होता था कि सिर्फ हयातियाती तनाजुर में समझा जाता था,
यानी कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। और इस नज़रिए के मुताबिक सिर्फ वही जानदार ज़िंदा रह पाते हैं जो अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बस वही जानदार ज़िंदा रह पाते हैं। और उस ज़माने में मुताबिकत के बजाय माहौल से मुताबिकत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। बाद में हयातियात के साथ नफ्सियात की फील्ड में भी हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको मज़ीद वाज़ेह करते हुए कहा कि सबसे फिट ही बाकी रहता है, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात उन्होंने की। वहीं विलियम वुंट जो थे उन्होंने कहा कि मुताबिकत आसाबी निज़ाम का रद्द अमल है। और सिगमंड फ्राइड ने अपने साइको एनालिटिकल थियरी यानी नफ्सियाती तज्ज़िये के तहत ये बताया कि मुताबिकत तभी वाक़ई होती है जब ईगो, इड और सुपर ईगो के दरमियान तवाज़ुन पैदा करे, एक बैलेंस की कैफियत पैदा करे। तभी उन्होंने कहा कि ये जो मुताबिकत है इसकी कैफियत होती है। चूँकि इंसान में तमाम जानदारों की बनिस्बत नई सूरत हाल को अपनाने की आला सलाहियत मौजूद है, लिहाजा मुआफ़क़त के इस अमल में इंसान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत को नामुआफ़िक माहौलियाती हालात से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। और जब आदमी फ़तहयाब हो जाता है यानी कि जीत जाता है तो कहा जाता है कि वो माहौल के मुआफ़िक हो चुका है। इसी मुआफ़क़त के ज़रिए दरअसल मुताबिकत का तसव्वुर वजूद में आया। जब हम दो चीज़ों के दरमियान एडजस्टमेंट यानी मुताबिकत की बात करते हैं तो हम उनमें से एक या दोनों को एक दूसरे के मुताबिक ढालते हैं या फिर तब्दील करते हैं। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो जब से इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है उस वक्त से ही एडजस्टमेंट का मसला इंसानों के बीच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये तसव्वुर नया है, ये मसला नया नहीं है, ये काफ़ी वक्त से, काफ़ी पहले से रहा है इस दुनिया में। और इसी के नतीजे में इंसानों ने कभी गिरोहों की शक्ल में यानी कि इज्तिमाई तौर पर या फिर इनफरादी तौर पर यानी कि अकेले तन्हा उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी की। अपने अतराफ़ में अगर हम गौर करें यानी कि अपने आसपास के माहौल, आसपास के लोगों को अगर देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कोई शख्स फ़िक्रमंद है अपने ऑफ़िस की परेशानियों को लेकर, तो कोई परेशान है अपने घर के माहौल से। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। कोई शख्स अपने इदारे से भी परेशान हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद अपने स्कूल से या फिर उस स्कूल में पढ़ने वाला तालिब इल्म अपने स्कूल या फिर कॉलेज से परेशान हो सकता है। गरज़ एक तरफ वो शख्स है तो दूसरी तरफ उसका माहौल, इन दोनों की आपस में एक तरह की जंग है, एक तरह की कशमकश है। अब अगर हमें इन दोनों के बीच मुताबिकत पैदा करनी है तो या तो वो फ़र्द जो एक तरफ है वो अपने आप में तब्दीली लाए या फिर फ़र्द की जो ज़रूरियात हैं, फ़र्द जो चाहता है उसके मुताबिक हालात में तब्दीली लाए। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तभी इन दोनों के बीच एडजस्टमेंट यानी मुताबिकत का मसला दूर होगा और उनके दरमियान मुताबिकत की कैफियत पैदा होगी। फ़र्द की उम्मीदें जो हैं वो और माहौल की जो तवक्कुआत हैं इनका आपस में टकराव है जिसकी वजह से अदम मुताबिकत की सूरत हाल पैदा होती है। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। उस मिसाल के ज़रिए मैं समझता हूँ कि आप बखूबी मुताबिकत का जो तसव्वुर है, एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। एक फ़ैमिली है जो हिंदुस्तान में रहती है और फिर वो कनाडा शिफ्ट कर जाती है। वहाँ पे रहने के लिए वो माइग्रेट करते हैं कनाडा। और यहाँ पे जिस तरह हिंदुस्तान में वो 3 महीने गर्म कपड़े पहनते थे, कनाडा मुंतकिल होने के बाद वो 10 महीने गर्म कपड़े पहनते हैं। औरतें उस फैमिली की जब हिंदुस्तान में रहती थीं तो साड़ियाँ पहनती थीं, लेकिन कनाडा शिफ्ट होने के बाद वहाँ पर जो लिबास है, वहाँ पर जो कपड़े हैं उसको वो लोग पहनने लगते हैं। हिंदुस्तान में सब्ज़ी, पूरी, दाल, रोटियाँ ये सारी चीज़ें खाते थे, लेकिन कनाडा शिफ्ट होने के बाद पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें उनके खाने का हिस्सा हो जाती हैं। हिंदी का इस्तेमाल बहुत कम करते हुए, कम से कमतर होते हुए धीरे धीरे अंग्रेज़ी का इस्तेमाल घर और बाहर दोनों जगह पे होने लगता है। अब इस फैमिली के हालात का हम जायज़ा लें तो हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि उन अफराद का रहन सहन, खाना पीना, लिबास, ज़बान, लबो लहजा ये सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। और ये जो तब्दीली उस फैमिली में आई है ये वहाँ के माहौल, मौसम और ज़रूरत के पेश नज़र वाक़ई हुई है, जिसमें जिस्मानी माहौल, माहौलियाती व समाजी मुताबिकत ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हम इसी चीज़ को दूसरे अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि नई जगह के मुताबिक उस ख़ानदान ने मुताबिकत इख्तियार कर ली है, यानी कि वो एडजस्ट हो गए हैं अपने कनाडा के नए माहौल में। इस तरफ फ़र्द की अपनी ज़रूरतों और अपने माहौल और अतराफ़ के तकाज़ों के माबैन एक तस्कीन आमेज़ ताल्लुक़ को हम मुताबिकत कह सकते हैं। तालीमी नुक्ता नज़र से अगर इसी को देखें यानी कि एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को देखें तो एक मौल्लिम के लिए नए तलबा या काम करने की जगह के मुताबिक और तलबा को स्कूल या कमरे जमात के नए माहौल के मुताबिक एडजस्टमेंट इख्तियार करना नहायत ज़रूरी है।
आइए अब देखते हैं कि मुख्तलिफ माहिरीन ने इसकी किस तरह से तारीफ़ पेश करके इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले सीवी गुड की तारीफ़ को देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मुताबिकत माहौल या माहौल में तब्दीली के लिए मौजू तर्ज़ अमल को तलाश करने और अपनाने का अमल है। इसी तरह जेम्स ड्रेवर ने कहा कि मुताबिकत का मतलब खुसूसी हालात की तलाफ़ी या उसे पूरा करने के लिए की जाने वाली तरमीम है। जबकि शेफर कहते हैं कि एडजस्टमेंट एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपनी ज़रूरियात और उन हालात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखता है जिससे उन ज़रूरियात की तस्कीन का अंदाज़ा होता है। गेट्स ने कहा कि एडजस्टमेंट एक मुसलसल अमल है, यानी कि ये ठहरने रुकने वाला अमल नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है जिसके ज़रिए एक शख्स अपने और अपने माहौल के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी पैदा करने के लिए अपने तर्ज़ अमल को तब्दील करता है। आइए अब एक नज़र इसकी फ़ितरत पे डालते हैं। हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसको फ़ितरत को भी समझना होगा। सबसे पहली चीज़ इसमें जो बताई गई है फ़ितरत में वो है कि मुताबिकत एक मुसलसल चलने वाला अमल है, ये हमेशा जारी रहता है। और मुताबिकत कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो बस एक बार होता हो, बल्कि ये हमेशा जारी रहने वाला अमल है। अपनी ज़िंदगी में लोगों को नए हालात, बहुत सारे चैलेंजेस और तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें मुसलसल मुताबिकत की कोशिश करनी पड़ती है। और ये मुताबिकत की मुसलसल जारी रहने वाली नौइयत इस बात को यकीनी बनाती है कि अफराद ज़िंदगी के तकाज़ों के लिए हमेशा तैयार रहें और अपनी ज़रूरियात और बैरूनी हालात के दरमियान जो तवाज़ुन की ज़रूरत है उसको बरकरार रखें। अब जो इसकी जो दूसरी फ़ितरत है वो ये है कि इसका ताल्लुक़ फ़र्द की ज़रूरियात और हालात से है। मुताबिकत कोई ऐसा अमल नहीं जो सबके लिए एक जैसा हो या सभी को एक ही तरीका माकूल हो। यानी कि मुताबिकत का जो अमल है, यानी मुताबिकत जिस चीज़ के ज़रिए हासिल की जाती है वो ज़रूरी नहीं कि हर एक को सूट करे, हर शख्स को सूट करे। जब हम इनफरादी तफावत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। जब दो लोग एक जैसे नहीं होते तो उनके सीखने का अंदाज़, उनके रहन सहन, उनकी सोच, उनके जज्बात, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो किसी को सीखने के लिए या एडजस्ट करने के लिए एक ही तरीका सबके लिए माकूल नहीं हो सकता। और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होता है क्योंकि हर फ़र्द की अलग अलग ज़रूरियात होती हैं, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनके मकासद, उनके ज़िंदगी के हालात और जो उनका इमोशनल रिएक्शन होता है, जज्बाती रद्दअमल होता है, वो भी एक दूसरे से जुदा होता है। जैसा कि कहा गया कि इंसान की मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं, जैसे जिस्मानी ज़रूरियात जिसमें खाना पीना और रहने के लिए मकान शामिल हैं। इसी तरह बहुत सारी इंसान की नफ्सियाती ज़रूरियात भी होती हैं। अब ऐसी सूरत में जब किसी फ़र्द की मौजूदा सूरत हाल और उन ज़रूरियात की तकमील के माबैन कोई तज़ाद पैदा हो तो एडजस्टमेंट ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखते हैं कि एक तालिब इल्म जिसे तालीम में कामयाबी की ज़रूरत है, वो चाहता है कि मैं एकेडमिकली कामयाब हो जाऊं या जो मेरा तालीमी सिलसिला है मैं इसमें कामयाबी हासिल करूं। तो इसमें क्या करना होगा, उसके लिए एडजस्टमेंट की जब ज़रूरत आएगी तो उसको जो उसकी स्टडी हैबिट है, मुताले की आदत है, उसको बदलना पड़ेगा। इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ बहुत सारी इसी तरह से नफ्सियाती और समाजी ज़रूरियात भी होती हैं। ऐसी सूरत में जब किसी फ़र्द की मौजूदा सूरत हाल और उन ज़रूरियात की तकमील के दरमियान कोई तज़ाद पैदा हो तो एडजस्टमेंट ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट को लेते हैं जिसे तालीम में कामयाबी हासिल करना है, ये उसकी ज़रूरत है। वो चाहता है कि वो अपने एकेडमिक्स में कामयाबी हासिल करे। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, सपोज़ कीजिए कि कोई एग्ज़ाम है उसके सामने कॉम्पिटिटिव। अब उसके लिए अगर एडजस्टमेंट पैदा करना है, अपनी ज़िंदगी में मुताबिकत इख्तियार करनी है, तो वो ज़रूरत के लिहाज से अपनी जो उसकी स्टडी हैबिट है, मुताले की आदत है, उसमें उसको तब्दीली लाना पड़ेगा। यानी कि अगर 5 घंटा पढ़ाई करता था तो उसको 7-8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि मुताले की जो उसकी आदत है उसको तब्दील करना पड़ेगा। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में मुताबिकत इख्तियार कर सकता है। इसी चीज़ को अगर समाजी तौर पर देखें तो तनहा रहने वाला जो शख्स है या अकेलेपन का शिकार है तो उसको नए दोस्त तलाश करके अपनी तन्हाई को वो इस तरह से दूर कर सकता है और इस तरह से ज़िंदगी में उसके मुताबिकत आ सकती है। अब मुताबिकत की फ़ितरत में एक और चीज़ शामिल है और वो ये है कि मुताबिकत एक दो तरफ़ा अमल है। ये वन वे नहीं है बल्कि दोनों तरफ से होता है। मुताबिकत में फ़र्द और उसके माहौल के दरमियान एक बाहमी ताल्लुक़ शामिल होता है। दोनों फ़रीक एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। तवाज़ुन और हम आहंगी हासिल करने के लिए दोनों तरफ से तब्दीलियों की ज़रूरत होती है। पहली सूरत तो यूँ हो सकती है कि फ़र्द माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढाले और अपने अंदर कुछ तब्दीली लाए जिससे कि मुताबिकत पैदा हो। मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में एक नए टीचर को तलबा के सीखने की तरजीहात के मुताबिक, यानी वहाँ बच्चे जिस तरह से सीखना चाहते हैं
जिस तरीके से वो चाहते हैं कि उन्हें पढ़ाया जाए, उस तरीके के मुताबिक स्कूल की पॉलिसियों पर अमल करने के लिए टीचर क्या कर सकता है कि अपने तदरीसी तरीके में थोड़ी तब्दीली ला सकता है और इस तरह से वो नए माहौल में मुताबिकत इख्तियार कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये दो तरफ़ा अमल है, एक तरफ़ा अमल नहीं है। तो इसकी दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि माहौल को फ़र्द के मुताबिक ढाला जाए। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि जब एक तरफ फ़र्द हो, दूसरी तरफ माहौल हो, तो या तो फ़र्द को अपनी हालत तब्दील करनी पड़ेगी या फिर माहौल में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। एक सूरत मैंने अभी कहा कि टीचर अपने पढ़ाने के तरीक़ों में तब्दीली ला करके मुताबिकत इख्तियार कर सकता है, और दूसरी सूरत ये इसकी हो सकती है कि माहौल को फ़र्द के मुताबिक ढाला जाए, यानी कि उसमें तब्दीली रूनुमा हो। इसमें माहौल का लचकदार होना, फ़र्द के मुआफ़िक बनाना, समाजी उसूलों या किसी इदारे की पॉलिसियों में तब्दीलियाँ वगैरह शामिल हैं। जैसे कि कोई टीचर अगर बहुत ही तख्लीकी ज़हन का मालिक है, बहुत ही क्रिएटिव है, पढ़ाने के नए नए तरीक़ों से वाक़फ़ियत है उसको, और वो उन सब को इस्तेमाल करना चाहता है वहाँ पे जहाँ उसने नई नई अभी टीचिंग की जॉब ज्वाइन करी है किसी स्कूल में, तो अब स्कूल को उसके इस जज्बे की कद्र करते हुए ऐसा तदरीसी माहौल और सारे जो तदरीसी आलात वो चाहता है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उसकी तख्लीकी जो सलाहियत है उसको बरूए कार लाया जा सके। मुताबिकत की फ़ितरत में जो चीज़ एक और अहम शामिल है वो ये है कि ये ज़रूरियात और हालात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने का अमल है। इससे मुराद वो मुसलसल कोशिश है जो अफराद अपने ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करते हैं, साथ ही अपने माहौल की हकीकतों को भी मद्देनज़र रखते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है आपको कि हर फ़र्द की कुछ जिस्मानी, नफ्सियाती या समाजी ज़रूरियात होती हैं, जिनको पूरा करने के लिए फ़र्द को चाहिए कि उसके बैरूनी हालात और ज़रूरतों में किसी किस्म का बिगाड़ न पैदा हो, बल्कि एक तवाज़ुन की कैफियत बरकरार रहे, एक बैलेंस का स्टेट ऑफ बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड। इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर किसी उस्ताद को बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है जहाँ पे वो काम करता है, लेकिन उसे अपने घर पर भी फुर्सत का वक्त दरकार है, तो वो जो बहुत ही इंतहाई ज़रूरी काम है, प्रायोरिटी वाले काम हैं, उनको पहले पूरा कर सकता है। काम के लिए वक्त तय कर सकता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक लेकर के काम करना है और फिर मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है। या फिर वो अपने साथियों से मदद लेकर उन मुतालबात को मुतवाज़िन कर सकता है, यानी कि जो काम है वो चाहे तो उनको बांट भी सकता है, जो उनके करीबी दोस्त हैं उनसे भी हेल्प ले सकता है, ताकि उसकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट की कैफियत बरकरार रहे। मुताबिकत की फ़ितरत में एक और चीज़ है, वो ये है कि इसमें फ़र्द अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली लाता है, यानी कि अपने बिहेवियर को बदलता है वो शख्स। एडजस्टमेंट में फ़र्द अपने रवैये को तब्दील करता है, यानी कि मुताबिकत में फ़र्द अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली जो लाता है, इसका मतलब ये है कि अफराद अपने तर्ज़ अमल में थोड़ी बहुत तब्दीली लाकर अपने माहौल या हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल लेते हैं। जब नए चैलेंजों, तनाव या तब्दीलियों का सामना होता है तो लोग अक्सर हालात के तकाज़ों के मुताबिक बेहतर तौर पर हम आहंग होने के लिए अपने आमाल, आदात या रद्द-ए-अमल में तरमीम करते हैं। ये रवैये की तब्दीली एडजस्टमेंट के अमल का एक मरकज़ी पहलू है। रवैये को तब्दील करने में बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे किसी सूरत हाल के जवाब में कोई कैसे काम करता है, रद्द अमल ज़ाहिर करता है, यानी कि उसका रिएक्शन किस तरह का होता है, नई आदत को अपनाता है। और ये जो तब्दीलियाँ हैं ये अक्सर जानबूझकर लाई जाती हैं और किसी न किसी मकसद पर मबनी होती हैं, जिसका हतमी मकसद किसी मखसूस हालत में मौसर तरीके से काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तालिब इल्म किसी मुश्किल कोर्स के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि किसी ऐसा कोर्स में उसने दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है कि बाकायदगी से वो पढ़ना शुरू करके मुताबिकत इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा बहुत आला दर्जे के तालीमी इदारे में टीचर की मुलाजमत के लिए कोई शख्स जो ज़रूरी महारतें हैं उनको सीख सकता है। सपोज़ कीजिए कि कोई स्कूल है बहुत ही नामी गिरामी, अब उसमें जॉब के लिए उनकी अलग रिक्वायरमेंट है, कुछ बहुत सारी स्किल्स होती हैं, जैसे टीचिंग की स्किल हो सकती हैं, आईसीटी का नॉलेज हो सकता है, तो ये सारी स्किल्स वो अपने नए टीचर में ढूंढते हैं, उनको चाहिए, उनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो उनको पूरा करने के लिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए वो शख्स जो उस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है वो सारी ज़रूरतें स्किल सीख सकता है वो। अब आइए जानते हैं कि मुताबिकत की अहमियत क्या है। मुताबिकत एक कसीर जहती नफ्सियाती अमल है जो अफराद की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि ये एक मुतहर्रिक अमल है जिसके ज़रिए लोग बदलते हुए हालात और ज़िंदगी के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढालते हैं, जिससे वो अपनी ज़हनी और जज्बाती सेहत को भी बरकरार रखते हैं।
मुताबिकत की अहमियत को समझने के लिए ज़रूरी है कि इंसानी वजूद के मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया जाए और ये देखा जाए कि मुताबिकत उन पहलुओं को कैसे मुतासिर करता है। सबसे पहली जो चीज़ है इसमें वो है सेहत और जिस्मानी बहबूद। सेहत और जिस्मानी बहबूद पर किस तरह से मुताबिकत असरअंदाज होती है। मुताबिकत जिस्मानी सेहत में भी अहम किरदार अदा करती है। अदम मुताबिकत वाले अफराद से वाबस्ता तनाव जिस्म पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। इसके बरक्स वो अफराद जो मौसर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अक्सर बेहतर जिस्मानी सेहत के हामिल होते हैं, क्योंकि तनाव को संभालने की उनकी जो सलाहियत होती है वो मजमूई तौर पर जिस्मानी बहबूद में बहुत ही मुआविन साबित होती है, बहुत ही मददगार साबित होती है। और दूसरी जो चीज़ है जिस पे असरअंदाज होती है हमारी मुताबिकत वो है ज़हनी सेहत और जज्बाती बहबूद। मुताबिकत के सबसे अहम पहलुओं में से एक ज़हनी सेहत और जज्बाती बहबूद भी है, जिसके साथ इसका बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। मुताबिकत में कामयाब शख्स में तनाव से निमटने, जज्बात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने और जो नामुवाफिक हालात हैं उसके मुताबिक तब्दीली लाने की सलाहियत शामिल होती है। और जब अफराद ज़िंदगी के चैलेंजों से मुताबिकत पैदा करने के अहल होते हैं तो उनके अंदर इज़्तिराब, डिप्रेशन और दीगर जो इस किस्म के ज़हनी मसाइल होते हैं इसका इम्कान बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस तरह की परेशानियाँ उसके अंदर आएँ या इस तरह के मुख्तलिफ़ मसाइल का वो शख्स सामना करे। इसके अलावा मौसर मुताबिकत जज्बाती इस्तेहकाम और अंदरूनी सुकून को भी फ़रोग़ देती है, जो अफराद को ज़िंदगी के उतार चढ़ाव या इस किस्म की चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ निमटने के काबिल बनाती है। इसके अलावा तालीमी और पेशेवराना कामयाबी भी है जिसको मुताबिकत बहुत असरअंदाज करती है। तालीम और पेशेवराना ज़िंदगी है, इसके मरकज़ी शोबे हैं और दोनों शोबों में कामयाबी हासिल करने के लिए मुताबिकत लाजमी है। इदारे में तलबा को निसाब, इम्तहानात और इक्तसाबी माहौल के तकाज़ों के मुताबिक ढालना चाहिए। कामयाब तालीमी मुताबिकत में वक्त का इंतज़ाम, मुताले की महारत और तालीमी दबाव से निमटने की सलाहियत शामिल होती है। इसी तरह पेशेवराना दुनिया में मुलाजिमीन को अपनी पेशे की तवक्कुआत के मुताबिक एडजस्ट करना चाहिए, यानी कि जो पेशेवराना दुनिया है उनकी पेशेवराना जो लाइफ है उसमें जो क्या तवक्कुआत हैं, क्या डिमांड हैं, क्या तकाज़ा है जिस प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं उसके मुताबिक ख़ुद को फ़र्द को ढालना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से नए माहौल में एडजस्ट कर सके। मिसाल के तौर पर नई तकनीकों को अपनाना, साथियों के साथ ताउन करना और काम से मुताल्लिक चैलेंजों से निमटना। जो लोग मौसर तरीके से मुताबिकत इख्तियार कर सकते हैं उनके तालीमी और पेशेवराना तौर पर बेहतर होने का इम्कान ज़्यादा होता है, यानी कि जिस फ़र्द के अंदर एडजस्टमेंट की सलाहियत अच्छी होती है उसके अंदर अपनी ज़िंदगी में या जहाँ पे वो काम करता है उससे मुताल्लिक कामयाबी हासिल करने का इम्कान ज़्यादा होता है। अगली जो चीज़ है वो है बेहतर बाहमी ताल्लुकात। ये जो एडजस्टमेंट है, मुताबिकत है, ये बेहतर जो बाहमी ताल्लुकात हैं उस पर भी असरअंदाज होती है। इंसान को अगर देखा जाए तो ये एक फ़ितरी तौर पर समाजी मखलूक है और उनके ताल्लुकात का मेयार उनके इज्तिमाई तरक्की और फलाह को नुमायाँ तौर पर मुतासिर करता है। मुताबिकत बेहतर बाहमी ताल्लुकात की तश्कील और उसको बरकरार रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। और जो लोग मुताबिकत इख्तियार करने में महारत रखते हैं, यानी कि जिनके अंदर इस तरह की स्किल होती है कि वो नए हालात में, नई जगहों पे आसानी के साथ एडजस्टमेंट इख्तियार कर लें, तो ऐसे लोग ज़्यादा मौसर तरीके से बातचीत करते हैं, हमदर्दी का जज्बा रखते हैं और जो तनाज़ात, तसादुम या इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं उसको बहुत आसानी के साथ हल कर लेते हैं। इसके बरक्स वो अफराद, ऐसे लोग जिनके अंदर मुताबिकत की सलाहियत नहीं होती या मुताबिकत इख्तियार नहीं कर पाते, तो उन्हें बामाना ताल्लुकात बनाने और उसको बरकरार रखने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मुस्बत समाजी रवाबित को फ़रोग़ देने और एक मुआविन सोशल नेटवर्क बनाने के लिए मुताबिकत बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो पॉइंट है इसमें वो है मुसर्रत व इत्मीनान, यानी कि एडजस्टमेंट जो है, मुताबिकत है, इसका ताल्लुक़ मुसर्रत और इत्मीनान से भी है। एक फ़र्द की एडजस्टमेंट करने की सलाहियत से खुशी और इत्मीनान का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जब अफराद अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं तो वो हयातियाती तस्कीन और खुशी हासिल करते हैं, यानी कि जब उनको एडजस्टमेंट की सलाहियत उनके अंदर होती है, एडजस्ट कर पाते हैं, तो उनके अंदर एक तरह की खुशी का एहसास होता है, एक तरह से सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं वो। और ये जो मौसर मुताबिकत होती है इसमें मुश्किलात जो आती हैं उन हालात से निमटने के लिए, मुश्किलात से निमटने के लिए ये जो एडजस्टमेंट की सलाहियत है उनके मुआविन आती है, काम आती है, मुआविन साबित होती है। और इसके बरक्स, इसके ठीक उल्टा अगर हम सोचें तो जो लोग अदम मुताबिकत का शिकार हैं, यानी कि उनके अंदर मुताबिकत की सलाहियत नहीं है, उसकी कमी है,
तो इनको हमेशा अदम इत्मीनान का एहसास होता है, यानी कि सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता उनको। मुताबिकत की वुसात, अब देखते हैं कि मुताबिकत किन चीज़ों पर मुहित है, कहाँ तक फैला हुआ है, मुताबिकत का कॉन्सेप्ट जो है, तसव्वुर है, वो कितना वसी है। मुताबिकत की वुसात से मुराद वो तमाम दायरेकार हैं और वो हदूद हैं जिनमें एक फ़र्द या गिरोह अपने इर्द गिर्द के माहौल में आने वाली तब्दीलियों, चैलेंजों या फिर जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक ख़ुद को ढालता है। ये एक ऐसा अमल है जो फ़र्द की ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और जो उसकी पेशेवाराना ज़िंदगी है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ है उनकी, जो उसमें एक बैलेंस और तवाज़ुन पैदा करने में मदद देता है। अगरचे मुताबिकत एक अमूमी शक्ल है, अमूमी अमल है, लेकिन मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने और मुहक्किकीन ने इसके कई बुनियादी शोबे मुतय्यन किए हैं और उनमें से चंद ये हैं: ज़ाती, माहौलियाती, समाजी, जज्बाती, पेशेवराना और तालीमी। सबसे पहले हम ज़ाती मुताबिकत को समझेंगे। ज़ाती मुताबिकत का ताल्लुक़ फ़र्द की अपनी ज़ात से होता है, यानी कि वो किस तरह अपनी जिस्मानी और ज़हनी और जज्बाती सेहत को बरकरार रखता है। इसमें फ़र्द के आदात, ख़यालात और रवैये शामिल होते हैं जो उसी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात में अपने आप को हम आहंग यानी कि एडजस्ट करने में मदद देते हैं। अब इसको मिसाल के तौर पर यूँ समझ सकते हैं कि कोई फ़र्द अपनी जिस्मानी सेहत के मसाइल को कबूल करके उनका हल तलाश करता है या किसी ज़हनी दबाव की सूरत में मुस्बत तरीके इख्तियार करता है, तो हम कहेंगे कि वो ये उसकी ज़ाती मुताबिकत है, यानी कि वो शख्स पर्सनली मुताबिकत इख्तियार कर चुका है, एडजस्टमेंट को हासिल कर चुका है। इसी तरह से दूसरी चीज़ इसमें माहौलियाती मुताबिकत है। ये वो सलाहियत है जो किसी फ़र्द को अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ हम आहंग होने में मदद देती है। माहौल में मौसमी तब्दीलियाँ, सकाफ़ती इख्तलाफात, समाजी हालात और दीगर बहुत सारे अवामिल शामिल होते हैं। माहौलियाती मुताबिकत में फ़र्द की कुदरती माहौल, मुआशरती तरतीब से हम आहंग होने की सलाहियत शामिल होती है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ के रस्म व रिवाज और ज़बान को सीख कर अपनी ज़िंदगी के मामूलात को ढालता है, वह माहौलियाती मुताबिकत की एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। समाजी मुताबिकत, समाजी मुताबिकत का ताल्लुक़ फ़र्द के समाजी ताल्लुकात और उसकी मुआशरती ज़िंदगी से होता है। एक फ़र्द का अपने ख़ानदान, दोस्तों, हम जमात साथियों और साथी कारकुनों और दीगर अफराद के साथ मुस्बत ताल्लुक़ कायम करना इस बात की ज़मानत देता है कि वो समाजी मुताबिकत को बहुत ही अच्छी तरीके से हासिल कर चुका है, या यूँ कह सकते हैं कि ये उसकी समाजी मुताबिकत है। इसी तरह मुआशरती ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए रवादारी, तहम्मुल, सब्र, हमदर्दी और बाहमी ताउन जैसी खुसूसियात बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। जज्बाती मुताबिकत, जज्बाती मुताबिकत फ़र्द की अपनी जज्बाती कैफियत को समझने और उसे बेहतर तरीके से काबू पाने की सलाहियत को ज़ाहिर करती है, यानी कि जो इंसान के जज्बात हैं वो उन पर किस तरह से काबू पाता है, किस तरह से उनको कंट्रोल रखता है, ये इस तरह की एडजस्टमेंट उसी को ज़ाहिर करती है। ये सलाहियत फ़र्द को परेशानी, खौफ, गुस्से, खुशी और दीगर जज्बात को मुतवाज़िन अंदाज में बरकरार रखने में मदद देती है। एक जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन फ़र्द अपनी ज़िंदगी के मसाइल और चैलेंजों का सामना पुरसुकून अंदाज में करता है और जो मुश्किलात उनसे पेश आती हैं, जो मुश्किल हालात हैं, उनमें वो अपने आप पर काबू पाता है, काबू रखता है वो। इसी तरह से पेशावराना मुताबिकत को भी हम समझेंगे कि पेशावराना मुताबिकत का ताल्लुक़ फ़र्द की मुलाजमत या पेशे से है, यानी कि वो जहाँ पे काम कर रहा है, जो उसका वर्क प्लेस है या जो इंस्टीट्यूशन है उसका ताल्लुक़ पेशावराना मुताबिकत का उसी से है। अब एक फ़र्द को अपनी नौकरी या कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने काम के माहौल, साथियों और ज़िम्मेदारियों के साथ हम आहंग होना ज़रूरी होता है, यानी कि जो फ़र्द जहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए वहाँ पे मुताबिकत इख्तियार करना पड़ता है, जिनके साथ वो काम कर रहा हो, जिस तरह का वर्क कल्चर हो वहाँ पे, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है और इसी ढालने का जो अमल है, इसी को हम मुताबिकत कहते हैं। एक कामयाब मुलाजिम है या कारोबारी शख्स है, इन सब को अपने काम में तब्दीलियों को कबूल करने की सलाहियत रखना और नई महारतें सीखने के लिए हमेशा आमादा रहना चाहिए। तालीमी मुताबिकत को भी समझते हैं इसी तरह कि तालीमी मुताबिकत इन तलबा के लिए अहम है जो अपने तालीमी माहौल में तरक्की करना चाहते हैं। इसमें उनके असातिज़ा, साथी तलबा, निसाब और इम्तिहानात के दबाव के साथ हम आहंग होने की सलाहियत शामिल होती है। एक तालीमी तौर पर हम आहंग तालिब इल्म वो होता है जो तालीमी चैलेंजों का मुस्बत अंदाज में सामना करता है और नई चीज़ें जो उसके सामने आती हैं वो हमेशा उनको सीखने के लिए बहुत ही एंथुसियास्टिक होता है, यानी कि बहुत ही पुरजोश अंदाज में उसको सीखता है। अब मुताबिकत की वुसअत को
हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ माहिरीन ने अपने अपने तरीके से इसकी दर्जा बंदी की है। सबसे पहले बेल ने 1958 में मुताबिकत से मुतल्लिक आले को 5 ज़ुमरों में तकसीम किया, यानी कि 5 कैटेगरीज उसने बनाई। सबसे पहला है इसमें पेशा वाराना, दूसरा है जज्बाती, तीसरा ज़ुमरा है इसका समाजी, चौथा ज़ुमरा है सेहत और इसका 5वां ज़ुमरा है यानी कि 5वीं कैटेगरी है घर। इस तरह आर्कोफ ने 1968 में अपनी किताब एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ में ख़ानदान, स्कूल या कॉलेज, पेशा और शादी को मुताबिकत के अहम शोबे करार दिए हैं। जबकि जोशी ने 1964 में जोशी और पांडे ने स्कूल और कॉलेज तलबा से मुताल्लिक अपनी तहकीक में इनफरादी मुताबिकत के हवाले से 11 पहलुओं की निशानदेही की है। वही 11 पहलू कौन से हैं? सबसे पहले सेहत और जिस्मानी फ़रोग, मईशत, गुज़र बसर के हालात और रोज़गार, समाजी और तफरीही सरगर्मियाँ, मुआशिका, जिस्मानी ताल्लुक़ और शादी, समाजी और नफ्सियाती रिश्ता, ज़ाती नफ्सियाती रिश्ता, अखलाक़ी और मजहबी, घर और ख़ानदान, मुस्तक़बिल के हवाले से पेशा वाराना और तालीमी मुताबिकत, स्कूल और कॉलेज, निसाब और तदरीस। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मुताबिकत की पैमाइश किस तरह से की जाती है या मुताबिकत की पैमाइश के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। मुताबिकत की पैमाइश जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी फ़र्द के रवैये, जज्बात और समाजी ताल्लुकात को जांचा जाता है ताकि ये मालूम हो कि वो किस हद तक अपने माहौल में मुतवाज़िन और हम आहंग हैं। इसमें तालीमी, समाजी, जज्बाती और नफ्सियाती अवामिल शामिल होते हैं जो फ़र्द की कारकर्दगी और खुशहाली पर असरअंदाज होते हैं। मुताबिकत की पैमाइश के ज़रिए किसी फ़र्द के तालीमी दबाव, ज़हनी दबाव और उससे निमटने की सलाहियत और इसके साथ ही उसके आपसी ताल्लुकात की नौइयत का जायज़ा लिया जाता है। इसके बहुत सारे तरीक़े हैं जैसे कि सवालनामा, मुशाहिदा, नफ्सियाती टेस्ट, और ये जो सारे हैं तरीक़े हैं ये फ़र्द की मुख्तलिफ़ जहतों को नुमाया करते हैं। और इनमें जो अहम चीज़ें हैं वो है जांच की तकनीक, तज़लीली तकनीक, इन्वेंट्री तकनीक, सोशियोमेट्रिक तकनीक, स्केलिंग तकनीक। अब आइए एक एक को हम तफसील से समझते हैं। सबसे पहली जो तकनीक है वो है जांच की तकनीक यानी कि टेस्टिंग टेक्निक। अब जांच की जो तकनीक है इसमें वो सारे तरीक़े शामिल हैं जिनके ज़रिए किसी फ़र्द के रवैये, ज़हनी रुझानात और जज्बाती इस्तेहकाम का जायज़ा लिया जाता है। ये तकनीकें नफ्सियाती माहिरीन, असातिज़ा और मुहक्किकीन जो हैं यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होती हैं ताकि वो ये जान सकें कि कोई फ़र्द मुख्तलिफ़ हालात में कैसा रद्द अमल देता है, उसका रिएक्शन किस तरह का होता है। इसी के साथ इसमें मेयारी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, शख्सियत के टेस्ट और तशख़ीसी टेस्ट भी शामिल होते हैं। जांच की तकनीकों का जो मकसद है यानी कि वो किस मकसद के तहत तैयार की जाती हैं, उनका मकसद ये होता है कि मुताबिकती मसाइल यानी कि फ़र्द की जो मुताबिकती मसाइल हैं उनको पहचानना और उन्हें हल करने के लिए मुनासिब हिकमत अमली तैयार करना होता है। अगली जो इसमें तकनीक है वो है तज़लीली तकनीक। तज़लीली तकनीक को हम प्रोजेक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। तज़लीली तकनीकें वो नफ्सियाती तरीक़े हैं जिनके ज़रिए किसी फ़र्द की पोशीदा यानी कि छुपी हुई ख्वाहिशात, जज्बात और शख्सियत के पेचीदा पहलुओं को जांचा जाता है। इन तकनीकों में फ़र्द को गैर वाज़ेह या मुबहम मुहर्रिकात दिए जाते हैं यानी कि ऐसी चीज़ उसके सामने रखी होती है जो सामने से बिल्कुल नज़र ना आए। मिसाल के तौर पर जो पिक्चर है, कोई तस्वीर है, वो फ़र्द के सामने रखी जाती है और फिर जो सामने तस्वीर रखी जाती है उस पर उस फ़र्द का रद्द अमल यानी कि उसका जो रिएक्शन होता है उसी के ज़रिए हम फ़र्द की अंदरूनी हालत को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी तकनीकें हैं जो फ़र्द के लाशऊरी सोचों और जज्बाती मेलानात का अंदाज़ा लगाते हैं और ये जो तरीक़े हैं ये ख़ास तौर पर नफ्सियाती तशख़ीस और इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगली जो तकनीक है इसमें वो है इन्वेंट्री तकनीक। इन्वेंट्री तकनीकें वो मेयारी सवालनामे होते हैं जिनमें फ़र्द के रवैये, रुझानात, दिलचस्पियाँ और शख्सियत के ख़ुसूसियात का तज्ज़िया किया जाता है। ये तकनीक की सबसे ज़्यादा मकबूल जांच की तकनीक है क्योंकि इसमें पहले से तयशुदा अशिया की एक फ़हरिस्त होती है, एक लिस्ट उसके सामने होती है जिस लिस्ट में से उसे देखना होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो देखता है कि उसके मुनासिब यानी कि उसके मुताबिक जो सूट कर रहा है, जो उसके हिसाब से सही लग रहा है, उसको ठीक लग रहा है, वो उस चीज़ को टिक करता है, निशान लगाता है। और जो जवाबात हमारे सामने आते हैं उन जवाबात की बुनियाद पर फ़र्द के जज्बाती और समाजी रवैयों का अंदाज़ा लगाया जाता है। मशहूर इन्वेंट्री तकनीकों में मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनैलिटी और कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री CPI शामिल हैं। ये जो तकनीकें हैं ये तालीमी, पेशा वाराना
और नफ्सियाती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ताकि फ़र्द की मुताबिकत और मुमकिना नफ्सियाती मसाइल की निशानदेही की जा सके। अगली जो तकनीक है वो है सोशियोमेट्रिक तकनीक। सोशियोमेट्रिक तकनीकें वो तरीक़े हैं जो किसी गिरोह में अफराद के बाहमी ताल्लुकात और समाजी रवाबित का तज्ज़िया करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तकनीकों के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि कोई फ़र्द ग्रुप में किस हद तक कबूल किया जाता है या उसे किस हद तक मुस्तरद किया जाता है। यानी कि कोई गिरोह है पहले से, उसमें उस गिरोह को कितना शामिल किया जाता है और कितना उसको गिरोह से, ग्रुप से बाहर किया जाता है। ये चीज़ हमें सोशियोमेट्रिक टेक्निक से मालूम होती है। और ये जो तकनीकें हैं ये आम तौर पर तालीमी और तंजीमी माहौल में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ग्रुप डायनेमिक्स को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। अब इसकी मिसाल यूँ देख सकते हैं हम लोग कि सोशियोग्राम एक बसरी तरीका है जिसके ज़रिए किसी ग्रुप के अंदर ताल्लुकात का तज्ज़िया किया जाता है। स्केलिंग तकनीक भी फ़र्द की मुताबिकत को मालूम करने का एक तरीका है। स्केलिंग तकनीक में वो तरीके शामिल होते हैं जिनके ज़रिए किसी फ़र्द के रवैये, राय या जज्बात को अददी या दर्जाबंदी के पैमाने पर नापा जाता है। इन तकनीकों में लिकर्ट स्केल, थियोरिस्टिक स्केल और बोगोडस सोशल डिस्टेंस स्केल शामिल है। ये तकनीकें किसी फ़र्द के ख़यालात, रुझानात और जो उनका मिक़दारी तज्ज़िया होता है उसको हासिल करने में मदद देती हैं। स्केलिंग तकनीकें तालीमी, नफ्सियाती और तहक़ीक़ी मकासद के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो अफराद हैं उनके रवैये और उनके समाजी मुताबिकती अमल को बेहतर तरीके से समझा जा सके। हम आहंग शख्स की सिफ़ात अब देखेंगे कि क्या होती हैं। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो बहुत ही वेल एडजस्टेड होते हैं, पहले से ही हम आहंग हो चुके होते हैं। तो अगर हम उनकी सिफ़ात पर गौर करेंगे तो उन सिफ़ात को इख्तियार करके, उनकी ख़ासियत को अपना करके हम भी अपने अंदर मुताबिकत का जो अमल है, मुताबिकत की जो कैफ़ियत है उसको हम लोग ला सकते हैं। सबसे पहली जो खासियत उसमें होती है वो है अपनी क़ुव्वत व कमज़ोरी से बाखबर। दूसरी चीज़ है कि अपनी और दूसरों की इज़्ज़त करना। इसी तरह से तमन्नाओं की माकूल सतह, बुनियादी ज़रूरियात से मुतमईन, मनफी तनक़ीदी रवैये की अदम मौजूदगी, बर्ताव में लचीलापन, नामुवाफ़िक हालात से निमटने की सलाहियत, दुनिया का हकीकी इदराक, अपने अतराफ़ से मुतमईन और मुतवाज़िन ज़िंदगी का फ़लसफ़ा। ये सारी ख़ुसूसियात हैं, उनकी सिफ़ात हैं जो एक हम आहंग शख्स यानी कि वेल एडजस्टेड पर्सन के अंदर पाई जाती हैं। आइए अब एक एक को हम लोग तफसील से समझते हैं। इसमें सबसे पहली जो खासियत बताई गई है वो है कि अपनी क़ुव्वत व कमज़ोरी से बाखबर। यानी कि वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है वो अपनी शख्सियत के तमाम पहलुओं से वाकिफ़ होता है। उसके शख्सियत के जो भी पहलू हैं वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ होता है। वो अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को न सिर्फ जानता है बल्कि उनको कबूल भी करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी जो खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं उनको सिर्फ जानता है, बल्कि उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। अगर कबूल न करे तो फिर वही अदम मुताबिकत की कैफ़ियत होगी। वो हकीकत पसंदी से काम लेता है और ख़ुद को धोखा नहीं देता। यानी कि जो हकीकत में जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करता है, उनको मानता है। वो अगर उसे किसी ख़ास काम में महारत हासिल है तो वो उसका इदराक रखता है, यानी कि उसे पता है कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ। और अगर किसी मैदान में वह कमज़ोर है तो वो इस हकीकत को खुले दिल से तस्लीम करता है। उसकी खुद आगाही से उसे अपनी ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले लेने में मदद देती है और वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से बरूए कार ला सकता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो यही मतलब हुआ कि ऐसा शख्स वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। दूसरी जो इसकी खासियत है वो ये है कि अपनी और दूसरों की इज़्ज़त करना। एक आहंग शख्स यानी कि वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की इज़्ज़त व तौक़ीर करना भी जानता है। वह दूसरों के ख़यालात, जज्बात और एहसासात का एहतराम करता है, चाहे वो उससे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो सकता है कि इख्तलाफात हों आपस में किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन वो इख्तलाफात की सूरत में भी कभी दूसरों की बेइज्जती नहीं करता, दूसरों की इज़्ज़त व एहतराम करता है और एडजस्टमेंट अपनी मुताबिकत की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए वो अमन व सुकून को बरकरार रखता है। वो दूसरों की इन खूबियों और ख़ामियों समेत कबूल करता है और उन पर नुक्ताचीनी करने के बजाय उनकी मुस्बत सिफ़ात को सराहता है। यानी कि जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उनको वो इग्नोर करता है और जो मुस्बत चीज़ें फ़र्द में होती हैं, उनकी शख्सियत में होती हैं, वो उनको कबूल करता है, उनकी तारीफ़ करता है और उनको सराहता है। इज़्ज़त व एहतराम की ये खूबी न सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि उसके समाजी ताल्लुकात में भी तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करती है। इसकी एक और खूबी होती है वेल एडजस्टेड पर्सन की और वो है तमन्नाओं की माकूल सतह। एक हम आहंग शख्स जो होता है वो हकीकत पसंद होता है। उसकी तमन्नाएं न तो हद से ज़्यादा बुलंद होती हैं और न ही बहुत कम। यानी कि उसकी ख्वाहिशात का जो लेवल होता है वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है।
وہ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے مطابق خواب دیکھتا ہے اور اپنی توقعات کو حقیقت کے دائرے میں رکھتا ہے۔ جو ایک ایکسپیکٹیشنز ان کی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس کو بچا کے رکھتا ہے، مطلب ایک لمٹ میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن غیر حقیقی خواہشات کے پیچھے بھاگ کر خود کو مایوسی میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بنیادی ضروریات سے مطمئن ہوتا ہے۔ ایک ہم آہنگ شخص جذباتی اور سماجی طور پر متوازن ہوتا ہے، یعنی کہ سماجی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی وہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی بیلنسڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے حوالے سے عدم تحفظ یا بے چینی محسوس نہیں کرتا، بلکہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال اور اطمینان کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ تنہائی یا عدم توجہی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے جڑا رہتا ہے، اور اس کا اعتماد اور خودداری اسے جذباتی اور نفسیاتی طور پر بہت ہی مضبوط بناتی ہیں۔ ایک بہت ہی اچھی خاصیت اس کے اندر یہ بھی ہوتی ہے کہ منفی تنقیدی رویے کی عدمی موجودگی۔ ایسا شخص جو ہوتا ہے، یعنی کہ ویل ایڈجسٹڈ پرسن جو ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں صرف خامیاں تلاش نہیں کرتا، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ وہ پازیٹیو چیزیں یعنی مثبت پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ دوسروں کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے بجائے ان کی خوبیوں کی تعریف کرتا ہے، یعنی کہ ان میں جو کمزوریاں ہیں ان پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، بلکہ جو اس کے فرد کے اندر خوبیاں ہیں ان کو سراہتا ہے۔ اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ تعمیری ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو ایک سائنسی اور حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ حسد، بغض، کینہ ان سب سے پاک ہوتا ہے اور لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو ویل ایڈجسٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کے برتاؤ میں ہم لوگ لچیلاپن دیکھتے ہیں، فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں۔ ایک ہم آہنگ شخص جو ہوتا ہے وہ کبھی سخت مزاج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رویے میں نرمی اور لچک رکھتا ہے۔ وہ وقت، حالات اور ضروریات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ ان کا کھلے دل سے استقبال کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھ کے گھبرا جائے، بلکہ وہ ان کا کھلے دل سے استقبال کرتا ہے اور نئی حقیقتوں کے مطابق اپنی سوچ، برتاؤ اور طریقہ کار کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ یہ لچک جو ہے یہی اسے مشکلات کا سامنا کرنے، ان کا مقابلہ کرنے اور کامیابی کی راہ ہموار کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہم آہنگ شخص اسی طرح مشکلات سے گھبرانے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہے، یعنی کہ ناموافق حالات سے نمٹنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ایسے میں وہ حوصلہ اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اور کسی بھی ناموافق صورتحال کو اپنی عقل و دانش اور صبر و تحمل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مسائل کا حل نکالنے کی مہارت رکھتا ہے اور جلد ہمت نہیں ہارتا۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں ایسے شخص کی جو کہ بہت اچھی طریقے سے ایڈجسٹ ہو چکا ہے، موافقت اختیار کر چکا ہے۔ ایسے افراد کے اندر دنیا کا حقیقی ادراک ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص خیالی دنیا میں رہنے کے بجائے حقیقی دنیا میں جیتا ہے۔ وہ عملی ذہنیت رکھتا ہے، بہت ہی پریکٹیکل ہوتا ہے وہ زندگی میں، اور جذبات کی رو میں بہہ کر غیر حقیقی خواب نہیں دیکھتا، بلکہ کیا حقیقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی بہت ہی مہنگی چیز خریدنی ہے، اس کو کار چاہیے، کار کی ضرورت ہے، اسے خواہش ہے کہ اس کے پاس بھی کار ہونی چاہیے، یہ ہو سکتی ہے خواہش، لیکن وہ اپنی حیثیت بھی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس کو لینے کی طاقت ہے کہ نہیں، اس کے بعد پیسہ ہے کہ نہیں۔ وہ ہمیشہ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایڈجسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ اپنے ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے، اور ہر فیصلہ لینے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، خوب سوچ سمجھ کر وہ آگے کی حکمت عملی اپناتا ہے۔ جو ویل ایڈجسٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ اپنے ماحول، گھر، خاندان اور پیشے سے مطمئن ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا جو اس کا اطراف ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں، ان سب سے وہ کیا ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم رکھتا ہے اور اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، لیکن وہ ان سے پریشان ہونے کے بجائے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے۔ اور اگلی چیز اس میں جو ہے وہ ہے متوازن زندگی کا فلسفہ۔ ہم آہنگ شخص کے پاس زندگی گزارنے کا ایک واضح اور متوازن فلسفہ ہوتا ہے۔ وہ نہ تو انتہا پسندی کا شکار ہوتا ہے اور نہ ہی بے راہ روی کا۔ وہ زندگی میں اعتدال اور توازن کو برقرار رکھتا ہے، اور جو اس کے اصول ہیں بنائے ہوئے اس پر پابند رہتا ہے وہ، اور حالات کے مطابق اپنے رویے میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ اس کا زندگی کے بارے میں جو نظریہ ہوتا ہے بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے اور ریئلسٹک ہوتا ہے، جو اسے خود اعتمادی اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مطابقت کا عمل کیا ہے۔ مطابقت کے عمل میں سب سے پہلے آگاہی اور پہچان۔ مطابقت کا عمل کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کسی نئی صورتحال، تبدیلی یا چیلنج کی آگاہی اور اس کی پہچان سے ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ فرد کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اس کے ارد گرد یا اس کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور یہ جو آگاہی ہے یہ کسی خارجی
या दाखिली उनसुर की बुनियाद पर हो सकती है। अब जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, इसका अगला मरहला है वो है तशख़ीस। जब फ़र्द किसी तब्दीली को पहचान लेता है तो वो उसके मुमकिना असरात और अपनी ज़िंदगी पर पड़ने वाले नताइज का जायज़ा लेना शुरू कर देता है। इस मरहले में मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करता है, जैसे कि क्या ये तब्दीली मुस्बत है या मनफी, यानी कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके कलील मुद्दती और तवील मुद्दती असरात क्या हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उसके असरात क्या हो सकते हैं, उस पर भी गौर करता है, और इसके लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, कौन से इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस पर वो गौर करता है। अगला मरहला इसका है मुकाबला और मुआफ़क़त। जब फ़र्द किसी तब्दीली या चैलेंज की नौइयत और असरात को समझ लेता है तब वो उसे निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार करता है। मिसाल के तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करना, जज्बाती और ज़हनी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना, नए तरीक़े और नए महारतें सीखना, हालात के मुताबिक अपने रवैये में तब्दीली लाना, ये सब कुछ फ़र्द को उस तब्दीली से मौसर अंदाज में हम आहंग होने में मदद करते हैं। इंज़माम और कबूलियत। इस मरहले में फ़र्द तब्दीली को तदरीजी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है और इसके मुताबिक ख़ुद को ढाल लेता है। अगरचे इब्तिदा में तब्दीली मुश्किल से महसूस होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फ़र्द इसको कबूल करने लगता है और उसमें दर्ज झैल पहलू को शामिल कर लेता है। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि नई हकीकत को तस्लीम करना, नई जो हकीकत है, रियलिटी है, उसको वो मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। मुस्बत पहलुओं को पर तवज्जो मरकूज़ करना, जो मुस्बत पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर ध्यान देता है वो। पुरानी आदतों और रवैयों को नए माहौल से हम आहंग करना, यानी कि जो पुरानी आदतें हैं और रवैये हैं उनको नए माहौल के मुताबिक ढालना पड़ता है। ज़हनी सुकून और इस्तेहकाम हासिल करना, इस तरह से ये सारी तरीक़े इख्तियार करके ज़हनी सुकून हासिल करता है और अपने आप को मुस्तहकम बनाता है। मुसलसल मुताबिकत। जब मुताबिकत का अमल एक जारी रहने वाला अमल है, हम जानते हैं, तो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हमेशा रूनुमा होती हैं, ये भी हमें मालूम है। और फ़र्द को हर नए चैलेंज के साथ ख़ुद को एडजस्ट करने, नए हालात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली अपनाने, इन सब की ज़रूरत पेश आती है। तो इस अमल के दौरान लचकदार रवैया अपनाना, सीखने के अमल को जारी रखना और ज़हनी तौर पर मुस्बत सोच रखना फ़र्द के लिए मुफीद साबित होता है। इस तरह आज के इस वीडियो सबक में हमने सीखा कि मुताबिकत का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान के एडजस्टमेंट का उर्दू तर्जुमा है, जिसके माना होते हैं हम आहंग होना या हम आहंग बनाना। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि मुताबिकत का तस्वुर सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने अपने फ़ितरी इंतखाब के नज़रिए में पेश किया था। हमने ये भी सीखा कि मुताबिकत एक मुसलसल चलने वाला अमल है और हालात के मुताबिक इसमें तब्दीली पेश आती है। और हमने ये भी जाना कि मुताबिकत फ़र्द की तालीमी कामयाबी के साथ जिस्मानी और ज़हनी कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है। हमने ये सीखा कि मुताबिकत की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, जैसे कि तज़लीली तकनीक, इन्वेंट्री, जाँच की तकनीक, सोशियोमेट्रिक तकनीक और स्केलिंग तकनीक वगैरह। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि हम आहंग शख्स में कौन सी सिफ़ात होती हैं और किस तरह से ऐसे अफराद अपनी खूबियों और ख़ामियों से बाखबर होते हैं। शुक्रिया।